मेरे प्रिय मित्रों, आइए 8 दिसंबर 2020 भूमंज ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 87वें दिवस में 87 मनोविज्ञान के 13वें दिवस में ज्योतिष के 28 दिवसीय ज्योतिष स्वरूप कार्यक्रम के 6ठे दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्य उदय कितने बजे हुआ? सूर्य उदय 6:54। अस्त होगा 17:14 में। 6:54, 7:54, 1 घंटा 35 मिनट, 35 और 6 41, 1:41 हो चुका है। 1:41 अर्थात 1 घंटा 41 मिनट का वक्त हो चुका है सूर्यदेव को आए हुए। तो आइए हम भी दैनिक कार्यक्रम के अंदर आने वाले सर्वप्रथम मुख्य कार्य स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहला भाग पाठ्यचर्या, दूसरा पाठ्यक्रम, प्रश्नोत्तर चर्चा, पाठ्यचर्चा। आज हमारा जो मुख्य पाठशाला का पहले भाग में जो मुख्य प्रकरण होगा वो रहेगा ज्योतिष स्वरूप के 28 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसके अंदर जो मुख्य प्रकरण आज रहेगा वो रहेगा जन्म कुंडली रचना। जन्म कुंडली की रचना कैसी होती है उसको हम देखने का प्रयास आज की पाठशाला में करेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले 7 चरणों में उसको समझेंगे। पहला चरण 3 बातें होती हैं जन्म कुंडली रचना के लिए। मुख्य 3 बातें होती हैं। पहले बात होती है जन्म तारीख, दूसरा जन्म समय, तीसरा जन्म स्थान। इसके बाद पहले चरण में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे चरण में, क्योंकि हमने जन्म कुंडली की रचना में कहा था कि मुख्य 3 बातें होती हैं। पहला जन्म तारीख, जन्म समय, तीसरा जन्म स्थान। जन्म समय, अब जन्म समय भी 2 होते हैं, स्थानीय समय और मानक समय। इसलिए इसको हम दूसरे चरण में समझने का प्रयास करेंगे। 2 समय को, मानक समय और स्थानिक समय को समझने का प्रयास हम दूसरे चरण में करेंगे। फिर तीसरा चरण समय संस्कार को, चौथे चरण में इष्ट सांपतिक जन्म काल को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 5वां चरण रहेगा सायन में से निर्यन लग्न को से संबंधित कुछ चर्चा होगी। उसके बाद चरण 6 में स्पष्ट ग्रह स्पष्ट लग्न। 7वें चरण में निश्चित समय के स्पष्ट ग्रह कैसे प्राप्त करें, इस प्रश्न को लेकर, इस प्रश्न के उत्तर को लेकर, इस प्रश्न को लेकर अंतिम चरण रहेगा और पाठशाला को भी विराम देंगे अंतिम प्रकरण को लेकर के, अंतिम प्रसंग को लेकर के कि निश्चित समय के स्पष्ट ग्रह को कैसे प्राप्त करते हैं उसको लेने का प्रयास यहाँ पर करेंगे और यहीं से करेंगे, पाठशाला को विराम देंगे। इसके 2 भाग होते हैं, मार्गी ग्रह की गिनती और वक्री ग्रह की गिनती। ये 2 बातों में मुख्य 2, इसके अंदर 2 भाग होंगे, उन भागों पर बात करेंगे। 2 शाखा होंगी, उन 2 शाखा पर बात करेंगे। आइए पहले चरण में जन्म कुंडली रचना के अंदर जो पहला चरण है, 3 बातें होती हैं। 3 बात कौन कौन सी हैं बता दिया। 3 बातें, पहला होता है जन्म तारीख, दूसरा जन्म समय, तीसरा जन्म स्थान। जन्म तारीख महीने में, मास में, वर्ष में। अब तारीख जो होता है, जो तिथि हम कह रहे हैं, तिथि ऐसी तिथि नहीं केवल हमें, अब जैसे हमने उदाहरण के लिए हमें बताने का प्रयास किया है, एक मित्र का जन्म हुआ है 1999 के 8वें महीने के 10वें दिन में हुआ। 1999 वर्ष के, कहा ना भी, वर्ष, तारीख, तिथि, मास और वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो 1999 क्या है, वर्ष है। 1999 वर्ष के 8वें
सन में कहें 1999 सन ईस्वी बता रहे हैं। 1999 सन में उसके 8वां जो महीना था, उसकी 10वीं तिथि जो थी, 10वीं तारीख जो डेट थी, उस दिन क्या हुआ, इस मित्र का जन्म हुआ। ये जन्म तिथि होगी। तो जन्म तिथि के लिए हमें पूरा वर्ष, माह और तिथि पता होना चाहिए। पूरा ऐसे तिथि कर दी, 10 तिथि अगर दिवस हो गया, आगे पता ही नहीं कौन सा महीना था, कौन सा साल था, ये पता होने के लिए इसलिए पूरी जन्म तारीख में कहने का मतलब है पूरा वर्ष, माह और दिन पता होने चाहिए। उसके बाद दूसरा जन्म समय, मित्र का जो जन्म समय होता है उसका है, अब यहाँ पर दूसरे चरण में हम 2 समय को समझने का प्रयास करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जन्म समय जो होता है स्थानीय समय के आधार पर अगर देखें 7:32 होता है। जैसे अभी यहां पर देखें हम कि सूर्य उदय 6:54 में होता है, स्थानीय समय है, लेकिन यही मानक समय में 7:07 में हो रहा है। तो 12-13 मिनट का जो अंतराल है, ये मानक समय और स्थानीय समय में होता है। भारतीय मानक समय और स्थानीय मानक समय में अंतर होता है, अंतराल होता है, इंटरवल होता है इतना 12 से 13 मिनट का। तो ऐसे ही यहां पर भी, वहां अब ये अंतराल अभी चल रहा है तो उस समय भी चल ही रहा होगा। तो यहां से हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 7:32 जो है, और उसमें 12 मिनट 12 सेकंड अगर हम जोड़ते हैं तो ये 7 घंटे 45 मिनट बन जाता है। ये 7 जो है, हमने इसको कहां पर जोड़ा था, इसको समझें। हमने इन दो जो 12 मिनट 12 सेकंड को हमने इसमें जोड़ा है, इस 2 में हमने इसको जोड़ा। 7 में कोई छेड़छाड़ी हमें नहीं करनी है, 7 में 7 वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, मिनट है, ये सेकंड है, तो मिनट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, तो इसको इसमें ही हम जोड़ेंगे, इसमें नहीं, घंटे में नहीं जोड़ेंगे। तो 7 वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब 12 मिनट 12 सेकंड को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर 12 मिनट 12 सेकंड जो है 32 मिनट 48 सेकंड में जब जोड़ते हैं तो 32 और 48 पर ये पूरा उसमें रूपांतर क्या हो जाता है, जैसे योग हो जाता है तो यहाँ पर 45 मिनट बन जाता है। तो ये 45 मिनट बन जाता है, ये मानक समय कहलाएगा, भारतीय मानक समय और ये स्थानीय समय। तो अब स्थानीय समय कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता, अभी आप स्थानीय समय के बारे में पता ही नहीं है, आपको ख्याल ही नहीं होगा कि स्थानीय समय भी होता है, मानक समय भी होता है। अभी आपका समय क्या है इसके बारे में कुछ ख्याल अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम समय रोज का लेते हैं उसी को मान के चलते हैं, वो मानक समय होता है। तो उस समय को भी हम उस समय भी अगर आपने पकड़ा है, वो समय भी अगर आपको पता है अपना कि मेरा जन्म समय किस समय हुआ, वो भी अगर आपने पकड़ा है, वो भी आपने उसको याद किया है, तो उससे भी हम काम कर लेंगे, ज्योतिष वाला काम कर लेगा, क्योंकि उसका तो काम ही है कि उसको जो मानक समय है उसको स्थानीय समय बदलेगा फिर वो, क्योंकि उसको अब अगर आपको पता नहीं है, भाई देवा आपको पता नहीं है, लेकिन उसको तो पता है, ज्योतिष वाले को पता है। क्यों? ज्योतिष वालों को यहाँ पर जितने भी मित्र होंगे उसका काम ही क्या है, जन्म कुंडली बनाना, आगे उसकी भविष्यवाणी करना, उसका काम ही यही है, ड्यूटी यही है। तो वो क्या कर लेगा, आपका जो मैंने समय दिया है वो ये मांग चलेगा कि आपने मानक समय आपने याद किया है, आपने मानक समय हिसाब से आप बता रहे हैं। अब उसको किस स्थान पर आपने लिया, कौन सा स्थान है, तीसरा हमने स्थान का, तो स्थान का उस हिसाब से फिर वहां से वो क्या लाएगा, फिर वहां से इसमें स्थानीय समय में इसको परिवर्तन कर लेगा। तो स्थानीय समय का था, ये तुमने समय बताया कि ये क्या है, स्थानीय समय का था बस 7:32 में जन्म हुआ था, और उसमें 12 मिनट 12 सेकंड को जोड़ते हैं तो 7:45 में मानक समय के हिसाब से। तो मानक समय के हिसाब से 7:45, स्थानीय समय के हिसाब से 7:32 में जन्म हुआ। अच्छा, जन्म हुआ, और कौन सी तिथि को हुआ, 1999 के 8वें महीने के 10वें दिन में हुआ था। 10वां दिन चल रहा था, तो 10वां जो दिन था उस दिन हुआ। अब पहली बात सुबह ही हुआ, क्योंकि 7:32 सुबह की बात है। दूसरी बात आती है कि तीसरी बात आती है जन्म स्थान। जन्म स्थान कहां पर हुआ था, जन्म स्थान नैनीताल यूपी में हुआ था। अब थोड़ा यहाँ पर बात समझ में नहीं आएगी, यूपी कहने का मतलब है कि 1999 में अगर हुआ है तो उस समय उत्तराखंड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर यूपी। अब यूपी का मतलब होता है उत्तर का क्षेत्र, भारत का उत्तर वाला क्षेत्र को हम बोलेंगे, तो यूपी का मतलब होता है उत्तर क्षेत्र। पी मतलब प्रदेश हो गया,
तो यूपी उत्तर वाला क्षेत्र जो है, भारत का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, वहां पर उसका जन्म हुआ। तो स्थान समझ में आ चुका है, नैनीताल के यूपी में। अब इसको कह सकते हैं नैनीताल के यू के कह सकते हैं, उत्तराखंड कह सकते हैं, उत्तर का खंड कह सकते हैं। तो ये स्थान हो गया। तो ये 3 बातें होती हैं, ये 3 बातों पर हमें ख्याल रखना है। उसके बाद कहते हैं कि दूसरे जन्म समय रात्रि के 0 बजे से लेकर के दूसरी रात्रि के 24 बजे तक। जन्म समय क्या है? रात्रि के 0 बजे से लेकर के दूसरी रात्रि के 24 बजे तक ये समय होगा। तीसरा आता है जन्म स्थल अर्थात जन्म स्थान। जन्म स्थल के अक्षांश और रेखांश, कल हम बात कर रहे थे। अक्षांश मतलब जो जिस ये होता है, मतलब तिरछी रेखाएं और खड़ी रेखाएं। तो खड़ी वाले को हम रेखांश बोलेंगे और उसको तिरछी वाले को, जो लेटी हुई रेखा उनको अक्षांश बोलेंगे। तो अक्षांश और रेखांश, जातक की इतनी जानकारी अनिवार्य होती है। कोई भी जातक है, कोई भी मित्र है, उनको इतना ख्याल अवश्य रखना है, इतना उसको याद जरूर होना चाहिए कि उसका जन्म कौन से वर्ष की, कौन से माह के, कौन से दिन में हुआ, पहली बात। दूसरा, जन्म समय आपका कब हुआ। मानक के समय आपको पता हो कोई बात नहीं, मानक समय भी पता चल जाए वो भी ठीक है, वहां से भी हम निकाल लेंगे स्थानीय समय। तो मानक के समय आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जन्म स्थान कहां पर हुआ। ये 3 बातें अगर आपको पता है तो आपकी कुंडली वो हम बना सकते हैं। तो आपको अगर अतीत को हम देखेंगे, फिर आपका वर्तमान कैसा चल रहा है उस पर विचार करेंगे, तब जाके अतीत और वर्तमान के बाद उसमें हम जांच पर करके, अवलोकन करके फिर आपके भविष्यवाणी करेंगे। फिर आपके लिए भविष्यवाणी, आप भविष्य में क्या कर सकते हो, आपने अतीत में क्या किया, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तब जाके उसका वही अतीत और वर्तमान से आगे भविष्य में क्या बनना है, कली फूल बनने वाली है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। हम वर्तमान में कैसे हैं और अतीत में कैसे रहे होंगे। बुद्ध का भी प्रसिद्ध वचन ज्योतिष के करीबी जाता है, उत्पत्ति और विनाश का दर्शन। जहां से उत्पत्ति हो रहा है तभी विनाश का दर्शन करना हमें होता है। मतलब उत्पत्ति यानी कि इससे पहले पास्ट में आप क्या थे, इससे पहले आपकी स्थिति कैसी रही, उसका दर्शन हमें करना है, उसका फिलोसफी। तो इससे पहले आप अतीत में ऐसे रहे, वहां पर आपने ऐसा करा, वहां पर आप इतने ये आपने कार्य किया, तो वहां से फिर आपका वर्तमान कैसा है वो आपको पता चला। अगर ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान से भी अगर वर्तमान में हम कैसे हैं तो उससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं आपका अतीत ऐसा रहा होगा, तभी आप वर्तमान में आप ऐसे हैं। और भविष्य में आप जब हमने वर्तमान में देखा तो अतीत की हमने गणना कर ली, अतीत का हमने भविष्य अतीत की हमने उसके बारे में हमने उसका नजरिया हमें देख लिया कि हाँ अतीत में ऐसा रहा होगा, तो अतीत में आकर भविष्य के बारे में वाणी कर सकते हैं। ऐसे अतीत की वाणी करेंगे, वर्तमान से हम अतीत की वाणी करेंगे, ऐसे फिर भविष्य की वाणी भी कर सकते हैं। तो 3 बातें होती हैं समझ में, ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसी को बताने का, समझाने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है कि सनराइज जो है, सूर्य उदय जो होता है, जब जिस मित्र का जन्म हुआ था, इनका उस समय जो सूर्य उदय हुआ था कितने बजे हुआ था? उस समय सूर्य उदय 5:26:58 में हुआ था। ये स्थानीय लोकल टाइम, स्थानीय समय के आधार पर है। और दूसरा जैसे यहाँ पर हो रहा है 6:54 में हो रहा है, 7:07 में ये मानक समय है, 6:54 ठीक है स्थानीय समय है, लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम। तो लोकल टाइम को हम देखें तो लोकल टाइम उस समय कितना बज रहा था जब मित्र जातक का जन्म हो रहा था, जब 1999 वर्ष रहा होगा, 8वां महीना होगा, 10वीं तिथि होगी, उस समय सूर्य उदय कितने बजे हुआ होगा? तो सूर्य उदय उस समय 5:26:58 में हुआ सूर्य उदय। और सूर्य, ये तो लोकल टाइम है, यही अगर स्टैंडर्ड टाइम अगर मानक समय में कहते हैं तो उस समय सूर्योदय 5:39:10 में हुआ। कब की बात कर रहे हैं? आज से 21 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। अब मित्र की उम्र 21 वर्ष हो चुकी है। तो 1999 के 8वें महीने के 10वें दिन की हम बात कर रहे हैं, तो वो सूर्योदय 5:26:58 में स्थानीय समय के हिसाब से, और यही मानक समय के हिसाब से 5:39:10 में हुआ। ये तो रहा सनराइज। दूसरा होता है सनसेट, सन अस्त, सूर्य अस्त कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा? तो वह 18:39:42 में होगा। और ये स्थानीय लोकल टाइम है 18:39:42। और दूसरा है 18, जबकि मानक समय के हिसाब से, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 18:51:54 है।
अब यहाँ पर देख लें 5:26 और 39 में कितना अंतर है, 26 10 36 37 38 39, 12 से 13 मिनट का अंतर होता है। वही करीब यहाँ पर जहाँ समझ में आ रही है, जो अभी भी हमें समझ में आ रहा है वर्तमान में जो समय सूर्योदय हो रहा है और वो जो मानक समय है वहां से भी अनुमान लगा रहे हैं, वहां पर जो 12 से 13 मिनट का अंतर आ रहा है और यहाँ से 12-13 मिनट का अंतर आ रहा है, अंतराल है। और अस्त में 18:39 है और 18:51 है, 39:10 49 50 51, यानी कि वही 12 मिनट का 10-12 मिनट का अंतर यहाँ भी है। 39:10 49 हो गया, 51, तो वही 51 की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब वही 12 मिनट का होता है। तो 12-13 मिनट का वही सूर्य अस्त में और सूर्य उदय में, ये दोनों में मानक समय और स्थानीय समय में अंतर होता है, ये हमें ख्याल रखना है। तो ये बात हमने समझ ली है। इसके बाद आता है, तो ये उस समय की बात है, उसमें सूर्य उदय कितने बजे हुआ और महीना था 8वां। तो यहाँ पे तो 12 महीना चल रहा है अभी 2020 का, उसमें 1999 का 8वां महीना था, यानी कि अगस्त। तो ये हमें समझना है। आइए, ये पहले जो चरण है तो हमने समझ लिया है। एक बात और महत्वपूर्ण है जिसको आप समझते हैं चरण दूसरे में। चरण दूसरे में हमने कहा कि समय की तो हम बात करेंगे, समय दो होते हैं, मानक समय होता है, स्थानीय समय होता है। मानक समय अभी जो वर्तमान में सूर्योदय जो मानक समय के हिसाब से 7:07 में हो रहा है, स्टैंडर्ड टाइम है। और दूसरा एक समय तो ये होता है स्टैंडर्ड समय, इनकी मानक समय होता है। दूसरा समय होता है 6:54। देखा, एक 6:54 ये किया है और एक 7:54 सूर्य उदय दोनों का है, दोनों की हम गणना कर रहे हैं, दोनों समय को माप रहे हैं। जबकि एक समय में क्या हो रहा है 7:07 में हो रहा है और एक समय है 6:54 में हो रहा है। तो ये दो समय रहे हमारे पास। तो जो पहले 7:07 ये मानक समय कहलाएगा और 6:54 ये भी एक तरह से मानक ही समय कहलाएगा अगर हम बाह्य जगत की अगर बात करें तो। ये क्या है, मानक समय ही है बाह्य जगत के लिए। अब देखो ना, टाइम के लिए भी दो बातें हम करते हैं, समय का उपयोग किसके लिए, बाह्य जगत के लिए करें या अंतस के लिए करें। क्योंकि अंतस मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो स्थानीय समय के मतलब होता है कि जो सत्य करीब जो हमें ले जाए। बाकी हालांकि बाकी तो जो हमारा जो टाइम है, टाइम इज मनी, टाइम इज माइंड, टाइम जो समय जो मन के ही प्रतीक होता है। जब विचारशील होगा तो हम मन समय की बात करते हैं, समय कितना समय हो गया। लेकिन जब मन शून्य निर्विचार हो जाता है, निर्विचार, वहां पर टाइम की हमको आवश्यकता नहीं होती। टाइम से क्या लेना देना, हमें काम कर्म से हमें लेना देना होता है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं और कैसे वर्तमान में है, वो होता है वर्तमान। वहां केवल वर्तमान होता है, भूत भविष्य अतीत की बात नहीं होती है। तो इसलिए हमने कहा टाइम इज मनी, तो कहते ही कहते हैं, एक सूत्र और बन जाता है टाइम इज माइंड। तो दो सूत्र आपका ख्याल रहे। तो ये यहाँ पर हमने कहा कि समय आप बाह्य जगत के लिए हम करते हैं, बाह्य मतलब जो काम चलाओ के लिए, हाँ ठीक है यार काम करना है, मेरे को ऑफिस का काम हम करना है, दफ्तर में जाना है, तो वहां के लिए या कुछ हमें औपचारिक काम करने हैं, तो वहां पर हमें समय यही उपयोग करना पड़ेगा, मतलब बाह्य जगत वाला जो मानक समय हम कह रहे हैं। अब ज्योतिष जो की क्या है, अध्यात्म स्पिरिचुअल की जगत की बात हो रही है, अंतर जगत की बात हो रही है, तो वहां पर हमें फिर स्थानीय समय की हमें बात करनी पड़ेगी। और अगर हम अध्यावरण की अगर बात, संसार की अगर बात करेंगे, तो वहां पर हमें मानक समय ही लेना पड़ेगा, उसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो हम कह रहे हैं 6:54 और 7:07 में जो सूर्य उदय हो रहा है, एक तरह से दोनों ही मानक समय है, एक तरह से दोनों ही मानक समय है, बाह्य तल पर कह सकते हैं। और एक तरह से अगर उसको अंतस जगत में करें, तो ये अंतस जगत में, ये बाह्य जगत में, यहाँ पर अब इसको हम लिखेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्थानीय समय होता है। देखो हमने दो बार यहाँ पर लिखा 6:54, हमने मानक समय भी हमने दो समय कहा। एक समय 7:07 में सूर्योदय हुआ है जो वर्तमान में हो रहा है, दूसरा हमने कहा 6:54। ये दोनों क्या है, एक तरह से ये जो हमने 7:07 लिखा ये तो मानक समय है, 6:54 स्थानीय समय है। लेकिन इसको हमने यहाँ पर भी इसलिए लिखा, क्यों, क्योंकि ये 6:54 भी एक तरह से पूर्ण बात सत्य के निकट और नहीं ला रहा है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी लिखा है 6:54। और स्थानीय समय में यहाँ पर भी मैंने पहले नंबर में इसको लिखा 6:54 लिखा। दूसरा हमने यहाँ पर 0:0000 लिखा हमने। क्यों ये 0:00 क्या लिखा, 0:00 मतलब 6:54 में ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सूर्य उदय हो रहा होगा, उस समय से ही तो प्रारंभ करेंगे ना समय को आप हम गणना। तो स्थानीय समय ये कहलाएगा, ये व्यक्तिगत होता है जिसे वो अपने सूर्य उदय के बाद अगर अपने दैनिक कार्य शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये दूसरा भाग कहलाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि सूर्योदय भी 6:54 में हुआ है, 40 हो चुका है, तो 1:41 करीब 50, 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट करीब हो चुका है, करीब 2 घंटे होने वाले हैं, करीब कह सकते हैं 2 घंटे करीब होने वाले हैं सूर्यदेव को आए हुए।
तो 2 घंटे जो होगा वो समय कहलाएगा। वही 00 यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, ये 00 मतलब क्या, ये सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है उसके बाद जो समय का हम जो उसके बाद जो हमने समय घड़ी में जो हमें समय टाइम सेट किया है, जो व्यवस्थित किया है, जो मैनेजमेंट किया है, उस समय को हम कह रहे हैं स्थानीय समय। और पहले नंबर में जो हम आमतौर पर स्थानीय समय जो कहते हैं 6 हम कह रहे हैं वो, और दूसरा स्थानीय समय वो कहलाएगा जब सूर्य उदय हुआ उसके बाद जो हमने समय में जो टाइम को हमने व्यवस्थित किया था, मैनेजमेंट किया था, जो हमने फिट करा है वो समय, जिसे हम कहते हैं 2 घंटे करीब होने वाले हैं सूर्योदय को। तो वही वाले जो 00 दूसरा नंबर में ये आएगा, पहले नंबर में जो भी वर्तमान हमने लिखा वही है। तो बात समझ में आ चुकी है। 2 समय होते हैं, मानक समय और स्थानीय समय। मानक समय में इनकी जो 6:54 है ये भी एक तरह से क्या है, स्थानीय मानक ही समय कहलाएगा अगर बाह्य जगत में अगर देखें। और अंतर जगत में देखें तो ये स्थानीय समय केवल एक यही कहलाता है जो हम सूर्योदय जब होता है तब से समय जो प्रारंभ हम करते हैं वो सूर्य। तो ये हमें समझ में आ चुकी बात। तो कह सकते हैं कि आप स्थानीय समय ने जो पहला और दूसरा कहा, तो पहला वाला जो है समाज के लिए भी हम कह सकते हैं, ये एक तरह पर जिस स्थान पर रहेंगे उस स्थान के लिए जो स्थानीय समय है वो भी एक तरह से क्या है, मानक समय भी है कहलाएगा। और उसके बाद अगला समय जो समय होगा वो व्यक्ति के तौर पर अगर आपको किसी अंतर जगत में ध्यान करना है तो करना है, वो अलग चीज कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति थल सेना की तैयारी करता है, आर्मी की भर्ती करने के जा रहा है, दौड़ रहा है, उस समय जो टाइम जो समय व्यक्त कर रहा है, घड़ी को क्लॉक को लगाता है, स्टॉपवॉच को लगाता है, दौड़ाता है, तो वो भी तो एक समय है ना, वहां से भी तो एक समय की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी एक समय कहलाएगा कि इतने समय में उतने कितनी दौड़ करी, तो वो भी एक टाइम है, वो भी एक समय है। अब उसमें वो ये तो नहीं कहेगा ना 7 बजे, अगर मैं 10 बजे सुबह अगर 5 बजे दौड़ा तो 5 से ही करना शुरू कर देगा, नहीं, उस समय स्टॉपवॉच को शुरू से मतलब दबाएगा, तो वहां से 1 सेकंड 2 सेकंड वहां से उसको समझेगा, तो वो भी एक समय कालखंड, समय का एक छोटा हिस्सा है। तो वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक समय का हिस्सा है, लेकिन अंतर जगत में इस समय को हम उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा चरण पूर्ण होता है, तीसरा चरण है समय संस्कार, तीसरा चरण। और दूसरी बात, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। एक सबसे बड़ा 21 जून से छोटा, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। 21 जून से 22 दिसंबर के बीच में 6 महीने का अंतराल होता है, और 22 दिसंबर से 20 जून के बीच में भी 6 महीने का अंतराल होता है, यह हमें ख्याल रखना चाहिए। तो यहां से हम ये स्पष्ट समझ में बात आ रही थी कि हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि अगर सूर्य उदय कम से कम मतलब कितने जल्दी सूर्योदय हो सकता है, जैसे आजकल 6:54 में 7 में करीब जा रहा है, तो यहां से ये लगा कि अधिक से अधिक सूर्योदय जो देर में होगा वो 7 बजे करीब हो सकता है, स्थानीय समय का आधार पर कह रहे हैं। तो 7 बजे तक उसका मतलब क्या होगा, उदय हो सकता है। और जो यहां पर कह रहे हैं 7 बजे तक, तो उदय की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोकल टाइम के हिसाब से अधिक से अधिक उदय जो होगा वो 7 बजे तक, अधिक से अधिक मतलब 7 बजे तक, 8 बजे सूर्योदय नहीं होगा, ये हमें ख्याल रखना है। तो यही हम आपसे समझ, वो किस हिसाब से हो रहा है, वो 21 जून और 22 दिसंबर के हिसाब से हो रहा है। तो सबसे बड़ा 21 जून सबसे बड़ा दिन हो रहा है, सबसे छोटा 22 दिसंबर हो रहा है। इन दोनों के बीच में, दोनों के अंतराल में अगर 21 से 22 के बीच में 6 महीना, और उसके बाद 23 दिसंबर से लेकर के 20 जून के अंतराल में भी 6 महीने का अंतराल है, यहां से और फिर वहां से, तब जाके एक वर्तुल होता है, तब जाके एक वर्ष होता है। 6 महीना प्लस 6 महीना 12 महीना मतलब 1 वर्ष होता है। तो यहां से ये हिसाब लगाते हैं क्या, जैसे आजकल क्या हो रहा है, सूर्य अस्त जो हो रहा है वो कितने बजे हो जा रहा है, 17:14 में हो रहा है। ये और कितना समय होगा, कहीं 10 भी हो सकता है कभी। तो अनुमान से हम चल रहे हैं कि 5:10 इतना होगा। इसके बाद 5:05 से फिर 4 बजे सूर्यास्त ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमें ख्याल रखना है। तो यहां से ये समझ में आया कि जैसे 17:14 में सूर्य अस्त हो रहा है, तो ये अस्त का अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 17:13 में सूर्य अस्त हो सकता है। कम से कम मतलब 5 समय के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं 5 बजे और 5 बजे, देखो मेरे 17:13 में अस्त हो रहा है, और सबसे कम से कम समय में क्या है, 5:13 में भी उदय होगा। अभी दिन क्या हो रहा है, अभी दिन छोटे हैं, दिन छोटा हो रहा है, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगला महीना 6 महीने और आएंगे, तो वहां पर कम से कम कहा, अभी यहाँ पर 17:13 में हो रहा है, और सूर्य भी 6:54 में हो रहा है, देर में हो रहा है, मतलब अस्त जो रहा है देर में हो रहा है। लेकिन कभी जल्दी भी होगा, जल्दी मतलब 5:13 तक होगा, ये बात हम समझिए। तो 5:13 17:13 मतलब दोनों करीब करीब जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी 7:19
7:19 तो ये दो अंतराल देख सकते हैं। ये हमने उदय के लिए लिखा, ये अस्त के लिए लिखा, ये उदय के लिए लिखा, ये अस्त के लिए लिखा। अब ये उदय अस्त जो ये हम कह रहे हैं, ये वर्तमान में जो हमारा 22 दिसंबर है उसके लिए दिखा रहे हैं। जब 21 जून वाला समय आ रहा होगा, वो वाला जो भाग चल रहा होगा, 6 महीने वाला भाग चल रहा होगा, तो उस समय उदय जो होगा वो 5:13 में होगा और अस्त जो होगा 7। अभी वर्तमान में स्थिति है 17:13 में हो रहा है। ये भी क्या वर्तमान की स्थिति है, 17:13 में। और वर्तमान में करीब 7 बजे करीब जा रहा है उदय। तो अभी वर्तमान में क्या है, 7 बजे करीब 6:54 हो रहा है, वो हम 7 ही मान रहे हैं। तो 7 बजे उदय हो रहा है, तो अस्त कितने बजे हो रहा है, 17:13 में हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी, उदय 5:13 करीब ऐसा हो रहा होगा, 5:13 में हो रहा होगा, तो अस्त समय फिर क्या होगा, उस समय अस्त भी जल्द ही हो जाएगा। हमें उस समय अस्त हमारा 19 में होगा, तो उसमें दिन फिर बढ़ जाएंगे। मतलब 12 घंटे से ऊपर होगा तो दिन बड़ा हो जाएगा, 12 घंटे से कम होगा तो दिन छोटा हो जाएगा। तो आजकल दिन छोटे हो रहे हैं, 12 घंटे से कम हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं दिन छोटे हैं। तो ये बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, आइए समझे। तीसरा अपना जन्म का स्थानीय समय क्या है। जन्म के मानक समय में से स्थानीय समय, जन्म समय पता कैसे होगा, कैसे पता करें। जन्म समय के मानक समय, किसी व्यक्ति, किसी मित्र ने, किसी जातक ने अगर मानक समय के हिसाब से उसको याद किया है, याद रखा है, उसने स्मरण रखा है कि ये उसने समय रखा है, तो उसको मानक को हमें स्थानीय समय में लाना पड़ेगा। ज्योतिष में तो उसको लोकल टाइम में बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, तब जाके उसकी और भी क्या है, सत्य की खोज हो सकती है। इसलिए इसको स्थानीय समय में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन स्थानीय समय में कैसे परिवर्तन करेंगे जन्म समय का स्थानीय समय में? मानक समय क्या है? जन्म समय को सामान्य रूप से घड़ी द्वारा दर्शाया गया है। उस समय जिसको हम मानक समय के रूप में जानते हैं, लिख देना चाहिए। बालक सुबह 5:30 बजे जन्म होता है, तो उसका जन्म समय 5:30 AM में हुआ। AM और PM कहते हैं, अपराह्न, पूर्वाह्न और अपराह्न कहते हैं उसको, आंग्ल भाषा में AM PM कहते हैं। अब AM PM क्या होता है, उसके पूर्व आप जाने कि AM का मतलब क्या होता है, M का मतलब, A का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, या विचार करें। लेकिन हिंदी में हमें पता है कि क्या होता है, पूर्वाह्न होता है और अपराह्न होता है। आंग्ल भाषा में अगर नहीं भी होगा पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी में पता होना चाहिए। अब AM PM अगर बोलते हैं तो AM PM अगर कहते हैं, कहीं P का मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होता है, ऐसा मत ना समझे। लेकिन फिर भी खोज करेंगे, P का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, ये मैं खोज करनी चाहिए, और A का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, ये मैं खोज करनी चाहिए। अगर हम कुछ अगर हम जानने का प्रयास करें, इसका हम थिंकिंग कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये हमारे चिंतन को दिखाता है, थिंकिंग को दिखाता है। तो मानक समय और स्थानीय समय बता दिया, वही स्थानीय समय बता रहा, स्थानीय समय बता रखा, मानक समय बता रखा। तीसरा है समय संस्कार। अब देखो, इसको हम किसी जातक का जन्म 5:30 बजे हुआ था, रेखांतर समय 39 मिनट 32 सेकंड का अंतर था, तो जन्म समय का जो स्थानीय समय आया वो 4 घंटे 50 मिनट 28 सेकंड आया। तो रेखांतर समय के हिसाब से उन्होंने क्या करा कि उसका जो समय जो था स्थानीय समय, वहां पर 4 घंटे 50 मिनट 28 सेकंड था। समय संस्कार, स्थानीय समय और समय संस्कार। समय संस्कार 0 मिनट 48 सेकंड। इष्ट स्थानीय समय 4 घंटे 51 मिनट 11 सेकंड। तो समय संस्कार, स्थानीय समय के हर घंटे में 10 घंटे के अनुसार समय संस्कार मिलाने से इष्ट स्थानीय समय, इसको इष्टकाल भी कर सकते हैं। इष्ट स्थानीय समय, स्थानिक समय प्राप्त होता है। जन्म का स्थानीय समय 4 घंटे 50 मिनट 28 सेकंड है, जिसे प्रति घंटे 10 सेकंड के अनुसार गिनने पर अंदाजन 48 सेकंड समय संस्कार प्राप्त होता है। तो 48 को हमने मैच करते तो जो 4 घंटे 50 मिनट 23 सेकंड जो था, उसमें इसको हमने जोड़ दिया, तो 4 घंटे 51 मिनट 11 सेकंड क्या हुआ, ये इष्ट स्थानीय समय प्राप्त हुआ। इष्ट सांप्रतिक जन्म काल क्या है? स्थानिक जन्म समय में जो जन्म दिन में हो, उस दिन के सांप्रतिक काल जो पंचांग में रात्रि के 12 बजे के लिए दिया गया है, उसे मिलाने पर इष्ट सांप्रतिक काल का जन्म काल हमें मिल जाएगा। जिसे हमने कहा कि इष्ट स्थानीय जन्म समय जो है वो है 4 घंटे 51 मिनट 11 सेकंड है। इसमें सांप्रतिक समय जो है वो हमने पंचांग के हिसाब से देखा
वो 10 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड का था। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो सांप्रतिक सांप्रतिक साम शांततिक शां सांप्रतिक सांप्रतिक समय जो है वो आ जाता है। सांप्रतिक समय आ जाता है। सांप्रतिक समय 15 घंटे 24 मिनट 31 सेकंड का ये निकल आता है। कैसे निकल आता है वो हमने इष्ट स्थानीय समय में सांप्रतिक समय को हमने जोड़ा। वो सांप्रतिक समय था 10 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड था, उसमें जोड़ा तो 15 घंटे 24 मिनट 31 सेकंड। ये हमारा इष्ट, हमें इष्ट सांप्रतिक समय हमें चाहिए, जबकि हमने इससे पहले हमने सांप्रतिक समय को उसमें जोड़ना पड़ता है इष्ट स्थानीय समय में, तब जाके हमारा इष्ट सांप्रतिक समय मिलेगा। अगला प्रकरण है समय साइन में से निर्यन लग्न कैसे करें। साइन लगने के इस राशि अंश कला विकला में से जन्म की तारीख जिस वर्ष में जिस माह में आती है उस वर्ष के उस माह के लिए अयनांश उसमें से घटाने पर। अब साइन मतलब होता है जिसमें अयन जो अयन के साथ हो, और निर्यन वह है जहां पर क्या हो अयन के साथ, जहां पर न हो, जहां पर अयन साथ में न हो वो निर्यन कहलाएगा। साइन मतलब जहां अयन के साथ, जहां पर हम बात करेंगे। तो निर्यन लग्न निकाला। साइन लग्न 10 राशि 11 अंश 10 राशि 11 अंश 0 कला 0 विकला, इसका क्या है साइन लग्न है। इसमें हमने मार्च 95 का अयनांश निकाला तो 0 राशि है, 23 अंश है, 47 कला है, 32 विकला है। अंश कला विकला और उसके बाद फिर राशि होती है। अगर हम देखें ना अंश, वैसे तो अंश कला विकला कहते हैं, लेकिन अंश से आगे फिर क्या आता है राशि आती है। सबसे छोटी इकाई विकला, फिर कला, फिर अंश, फिर राशि। तो निर्णय लग्न आया 9 राशि 17 अंश 13 कला 28 विकला। अब राशि मतलब क्या है, राशि में हमने कहा 12 राशि को हमने 360 में बांट रखा है। 360 को हमने 12 में बांटा है, 12 36, अर्थात एक राशि क्या है 36 अंश की होती है। यहाँ पर 9 राशि मतलब 9 गुणा 3 करेंगे तो 9 27 227 अंश की बात हो रही। 227 अंश 17, 227 में प्लस 17 पे जोड़ेंगे, 70 में से 80, 287 अंश 12 कला 28 विकला, ऐसे बनेगा। तो लग्न 9 राशि 17 अंश 12 कला 28 विकला ये निकला। स्पष्ट ग्रह और लग्न जन्म समय का इसमें दे रखा है। ये लग्न है, ये पहला लग्न, ये पहला भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन 12 है, लेकिन यहाँ पर संख्या लिखी 10, इनकी 10वीं राशि, 10वीं 11वीं 12वीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, ये राशि 12 राशि होती है। वो राशि को दिखा रखा है इसमें। स्पष्ट ग्रह और लग्न, स्पष्ट ग्रह कैसे करते हैं, स्पष्ट लग्न कैसे करते हैं, इसको समझें। जन्म समय का स्पष्ट निर्यन लग्न हमने राशि अंश कला विकला पर्यंत शुद्ध स्वरूप में पाया। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु हर एक ग्रह जन्म समय पर किस राशि पर कितने अंश में, कितने कला में, कितने विकला में थी, यह कुंडली में हमें देखना होता है। बताने का प्रयास उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जन्म समय सुबह 5 घंटे 30 मिनट में है, 5:30 में है। पंचांग में स्पष्ट ग्रह 5 घंटे 30 मिनट के निर्यन ग्रह पंचांग में सीधे ये राशि अंश कला विकला पर्यंत नीचे की तरफ सारणी के रूप में रखेंगे। इस यहाँ पर सारणी दी हुई है कि उसमें राशि अंश कला विकला लग्न में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु जो है 2 2 4 2 6 2 8 9 ग्रह जो है इसके बारे में दिया हुआ है। अगर आता है निश्चित समय के स्पष्ट ग्रह कैसे प्राप्त करते हैं, अंतिम 7वां प्रकरण है। निश्चित समय के स्पष्ट ग्रह कैसे प्राप्त करें। जहां जन्म समय सुबह 5:30 बजे 5:30 में है तो ग्रह पंचांग में सीधे ही क्या होगा, सीधे ही लिखे हुए होंगे। परंतु यदि जन्म समय क्या है सुबह 7 घंटे का है, अगर है तो सुबह 7 बजे का है, तो प्रत्येक मार्गी
गिरह, एक मार्गी गिरह होता है, एक वक्री गिरह होता है। तो मार्गी गिरह वक्री गिरह क्या है, इसको आइए समझें, तब जाकर बात समझ में आएगी। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक मार्गी गिरह 24 घंटे में कितना आगे या वक्री गिरह कितना पीछे की ओर भ्रमण करता है, उसे ही गिन लेना होता है हमें। निश्चित समय के स्पष्ट ग्रह कैसे प्राप्त करने हैं, हमें निश्चित समय के स्पष्ट ग्रह कैसे प्राप्त करने हैं, उसके लिए हमें जन्म समय 5:30 में जो पंचांग में सीधे ही वहां पर लिखा होगा। अगर वहां पर यदि जन्म समय सुबह 7 घंटे का है तो प्रत्येक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर वहां प्रश्नवाची चिन्ह लगा है, तो वहां के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें पहले मार्गी गिरह 24 घंटे में कितने आगे बढ़ा है या वक्र ग्रह कितना पीछे गया है, की ओर भ्रमण कर रहा है, चक्र कर रहा है, उसके आधार पर हम गिनेंगे, गणना करेंगे। अब मार्गी ग्रह क्या है, वक्री ग्रह क्या है, उनकी गिनती की हम बात कर रहे हैं, तो उसी गिनती को आप पहले समझे। मार्गी ग्रह यदि आगे बढ़ता है तो जिस जन्म तारीख का स्पष्ट ग्रह निकालना हो, उसके बाद की तारीख के उसी के ग्रह की राशि अंश कला विकला में से जिस तारीख की स्पष्ट राशि आदि पाने हो, उस ग्रह के राशि अंश कला विकला को निकाल अर्थात घटा दिया जाता है। ऐसा करने पर ग्रह 24 घंटे में से कितने अंश, कितने कला, कितने विकला आगे बढ़ा है, यह हम जान सकते हैं। 24 घंटे की गति की तीव्र राशि से 1 घंटे 30 मिनट का ग्रह अक्षात्मक प्रचलन निकालकर जिस ग्रह की स्पष्ट राशि अंश कला विकला निकालने हैं, उनमें से मिलाने पर 7 बजे की उस ग्रह की स्पष्ट राशि अंश कला विकला प्राप्त हो जाता है। वक्री ग्रह की गिनती कैसे करेंगे, ग्रह यदि वक्री हो तो जिस तारीख का स्पष्ट ग्रह प्राप्त हमें करना है, उससे पहले की तारीख के उस ग्रह के पंचांग में दिए गए राशि अंश कला विकला में से चालू तारीख के राशि अंश कला विकला निकालने पर ग्रह के पीछे रहने वाले की 24 घंटे गति मिलेगी। तो राशि से 1 घंटे 30 मिनट का प्रचलन अंश कला विकला में प्राप्त कर चालू तारीख के पंचांग में दर्शाए गए सुबह 5:30 बजे 5:30 के ग्रह मान में से निकाल कर सुबह 7 बजे के स्पष्ट राशि अंश आदि हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बात हमने समझी। तो ये कुछ दो तीन बातें हमें ख्याल रखनी है। अभी तो देख रहे हैं कि क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या हमें ज्योतिष में उसके स्वरूप को हम स्वरूप से परिचय होने का प्रयास करते हैं, तो क्या क्या चीज में होता है। तो उसमें ये चीज भी होता है, साइन कैसे ग्रह स्पष्ट हमें करने होते हैं, उसको समझने का प्रयास यहाँ पर किया। लग्न को स्पष्ट करना है, ये चीज हमने यहाँ पर देखी। तो यहीं पर क्या पाठशाला के पहला भाग पूर्ण होता है। दूसरा भाग में आइए प्रवेश करें। दूसरा भाग हमने कल बात की थी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्नातक प्रथम प्रश्न पत्र है विषय ज्योतिष का। जो पहला प्रश्न पत्र है उसका नाम और उसको व्यक्त करता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय PSY 101 मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाएं। जो इसके अंतर्गत आने वाले 5 खंड पूर्ण हो चुके हैं। अंतिम खंड में प्रवेश हम कर रहे हैं। अंतिम खंड उसका नाम है बुद्धि और व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी। इसमें हमने कल पहली इकाई समझी, पहली इकाई को देखा। आज हम द्वितीय इकाई का नाम है बुद्धि का मापन, इंटेलिजेंस से मेजरमेंट करना। दूसरा है बुद्धि परीक्षणों का उपयोग, यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि हो गया, परीक्षण मतलब क्या टेस्ट, उपयोग मतलब यूजेस हो गया। यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो कैसे बुद्धि परीक्षण का हमें उपयोग करना है, ये दूसरा प्रकरण रहेगा। पहला प्रकरण है बुद्धि का कैसे मापन करना, कैसे मेजरमेंट करना है, इंटेलिजेंस मेजरमेंट हमें करना है, कैसे मापन करना है, मेजरमेंट करना है, उसको लेने का प्रयास। पहले में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में बुद्धि का मापन जो हम कह रहे थे मैनेजमेंट कह रहे हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर 4 बातें आएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 इसके क्या होंगे, मापन को हम समझने का प्रयास करेंगे 5 चरणों में, 5 भाग, 5 शाखा में। पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, चौथी शाखा, 5वीं शाखा। पहली जो शाखा है उस शाखा का नाम है नवजात शिशु योग्यता मापन।
दूसरी जो शाखा है उस शाखा का नाम है पूर्व विद्यालय बुद्धि मापन। तीसरी शाखा है बच्चों की बुद्धि मापन। चौथा है प्रौढ़ बुद्धि मापन। पांचवा है अन्य बुद्धि मापन परीक्षण। ये बात हमें दी हुई है। उसके बाद फिर यहां पर तीसरा है, तो ये तीसरा प्रकरण चौथा चरण में ये कहलाएगा। तो 4 चरण में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, इकाई दूसरी जो है इसको समझने का प्रयास 4 चरणों में। पहले पे प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में बुद्धि का मापन। बुद्धि के मापन में क्या होंगे? 5 भाग होंगे। पहले भाग को नवजात शिशु योग्यता मापन, दूसरे को पूर्व विद्यालय बुद्धि मापन, अब तीसरे को बच्चों की बुद्धि मापन, चौथे को प्रौढ़ बुद्धि मापन, पांचवे को अन्य बुद्धि मापन परीक्षण। ये 5। उसका तीसरा चरण यह है। चौथा चरण है बुद्धि परीक्षण का उपयोग। ये 2-3 बातें हमको समझेंगे। तो पहले तीसरे चरण में प्रस्तावना उद्देश्य में देख लेंगे अभी पुस्तक से। दूसरे में बुद्धि का मापन 5 जो भाग कह रहे हैं। पहला नवजात शिशु योग्यता मापन, इसमें 2 इसके उपशाखा होती हैं, 2 भाग होते हैं, पहला दूसरा। और दूसरे के पुनः 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग होते हैं। 6 बिंदु में उसको समझने का प्रयास, दूसरे भाग को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद पहला जो हमने शाखा कहा, पहला जो भाग कहा नवजात शिशु योग्यता मापन, वो पूर्ण हो जाएगा बुद्धि मापन का। दूसरा फिर आएगा पूर्व विद्यालय बुद्धि मापन में 1, 2, 3, 4, 5 भाग हैं। 5 भाग में पहले भाग के पुनः उसके और उपशाखा है उसकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 उपशाखा है पहली की। दूसरी की 3 है, तीसरी की 3 है, चौथे की कोई उपशाखा नहीं है। एक ही शाखा खुद उसकी शाखा है, उसकी कोई उपशाखा नहीं है। उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की 2, 2, 4, पांचवी की 5 उपशाखा है। इसलिए हमने 5 दिए के निशान पर दिए। ये तो रहा दूसरा। तीसरा आता है बच्चों की बुद्धि मापन। इसके भी क्या है? पहला शाखा जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 शाखा है। 6 शाखा में जो पहली जो शाखा है उसके पुनः उपशाखा है, 3 उपशाखा है। और जो अंतिम जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा का जो छठा है उसके भी क्या है? उसके पुनः 4 उपशाखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तीसरा इसका भाग रहा। 5 इसके क्या है? 5 मापन है, 5 भागों में इसको समझेंगे। 5 में तीसरा भाग ये रहा। चौथा है प्रौढ़ बुद्धि मापन। इसके क्या है? 3 भाग हैं। पहला 3 शाखा है, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे के पुनः 4 शाखा है। और वहीं पर क्या जाएगी? चौथी प्रौढ़ बुद्धि मापन जो हम कह रहे हैं, चौथा जो मापन कह रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो पूर्ण हो जाएगा। 5वें में अन्य बुद्धि मापन होंगी। उसके अंदर 2 बातें होंगी, 2 भाग होंगे, 2 शाखा होंगी, 1, 2। दूसरे के पुनः 3 शाखा होंगी, 1, 2, 3। 5 क्या होंगे इसके? तीसरे जो प्रकरण तीसरा चरण है उसके अंदर 5 बातें हैं पूर्ण हो जाएंगी, 5 भाग पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा चौथा चरण हमारा रहेगा बुद्धि परीक्षण का उपयोग। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बातें हैं, 6 शाखा होंगी, 6 भाग होंगे, उसको लेने का प्रयास करेंगे। 6 बात होंगी कह सकते हैं, या 6 भाग कह सकते हैं, 6 तम्स होंगे, 6 तथ्य होंगे, उसको लेंगे। उसके बाद बात पूर्ण हो जाएगी और पाठशाला को विराम देंगे। आइए लेते हैं। बुद्धि का मापन, बुद्धि मापन का उपयोग। प्रस्तावना, उद्देश्य, बुद्धि का मापन। बुद्धि मापन के अंदर यहाँ पर 5 भाग हुए दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहले का नवजात शिशु योग्यता का मापन, दूसरा पूर्व विद्यालय बुद्धि मापन, तीसरा बच्चों की बुद्धि का मापन, प्रौढ़ बुद्धि का मापन, चौथा अन्य बुद्धि का मापन, 5वां। फिर बुद्धि परीक्षण का उपयोग, सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकित प्रश्न, संदर्भ सूची, निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तावना। व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता जन्म से विद्यमान रहती हैं, भरी हुई होती है। जीवन के प्रत्येक अवधि और मानव के प्रत्येक कार्य में उनकी क्षमता प्रदर्शित होती है। इसलिए इसके मापन में नवजात शिशु की बुद्धि मापन से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक व्यक्तियों की बुद्धि मापने के लिए समय समय पर परीक्षण, टेस्ट का विकास किया गया। बुद्धि के मापन के आशय से मतलब होता है कि बुद्धि के विभिन्न तत्वों का मापन करना। बुद्धि को मापना मतलब क्या है? बुद्धि का मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस का मेजरमेंट हम कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि विभिन्न तत्वों का मापन हमें करना होता है। विभिन्न तत्व होते हैं बुद्धि में।
बुद्धि परीक्षण का अत्यंत व्यापक रूप से प्रयोग हम करते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता होती है। उद्देश्य दिए हैं, 4 उद्देश्य को लेकर यहाँ पर बात आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य बुद्धि का मापन। अगला बुद्धि का मापन नवजात शिशु के बुद्धि मापन परीक्षण से लेकर के प्रौढ़ व्यक्ति की बुद्धि मापन के प्रमुख परीक्षण जो टेस्ट हैं उनका यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। 5 होते हैं। पहला हमने बताया कि नवजात शिशु योग्यता का मापन। अब जो नवजात शिशु योग्यता है इसके अंतर्गत इसके क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो पहला भाग आता है नवजात शिशु व्यवहार मूल्यांकन मापनी। जो हम पहला तीर का निशान पर कह रहे हैं, जो नवजात शिशु में जो पहला तीर का जो निशान है पहले में लिखा है उसका नाम है नवजात शिशु व्यवहार मूल्यांकन समापनी। ये जो पहला तीर। दूसरा तीर का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक विकास की क्रमिक मापनी। दूसरे तीर का निशान ये दूसरा भाग है। अब दूसरे भाग के पुनः क्या होंगे, उपशाखा होंगी, शाखा के पुनः उपशाखा होंगी। उपशाखा में आता है पहला आता है वस्तु निष्पादन, जो पहला तीर बना है। दूसरा तीर का मतलब होता है इच्छित पर्यावरणीय अंत प्राप्त करने के लिए अर्थों का विकास। तीसरा आता है अनुकरण, इमिटेशन, अनुयायी। चौथा है संक्रियात्मक दुर्घटना। 5वां है स्थान में वस्तु संबंधित। छठा है वस्तुओं के वर्णन के लिए योजनाओं का विकास। ये दिए 1 2 3 4 5 6 ये दिए। दूसरे भाग में ये प्रवेश करें। दूसरा भाग का जो नाम है लिखा है पूर्व विद्यालय बुद्धि मापन लिखा है। इसके अंदर जो उपशाखा है, भाग हैं, शाखा हैं। दूसरे भाग का नाम ये दिया है। इसके बाद में जो उपशाखा जो है, पहला है जो पहला तीर का निशान दिया है, पहला है बच्चों की योग्यताओं का मैकार्थे मापनिया हैं। इसके अंतर्गत जो मैकार्थे मापनिया है इसके अंतर्गत पुनः 1 2 5 इसके भाग हैं। पहले भाग का नाम है वाचिक, दूसरे का नाम है प्रात्यक्षिक निष्पादन, तीसरे का नाम है परिणात्मक, चौथे का नाम है स्मृति, 5वें का नाम है गति। ये इसके क्या है 5 इसके भाग दिए हुए, उपशाखा दी हुई है। उसके बाद अगला आता है नवजात विकास की वेले मापियां। मतलब अलग अलग मित्र उसको बुद्धि का मापन कर रहे होते हैं। पहले में मैकार्थे ने अपना मित्र ने कुछ करा, उसके हिसाब से उनने मापा। दूसरे मित्र ने फिर बेले मापनिया। इसमें 3 बात उनने कर रखी है। पहले का नाम था मानसिक मापनी, मेंटल स्केल की मापनी की। दूसरा गतिक मापनी, मोटर स्केल की बात की। तीसरा व्यवहार श्रेणीकर मापनी, बिहेवियर रेटिंग स्केल की बात उन्होंने की। तो ये मित्र जो दूसरा जो हमने दूसरे का 3 जो बात जो हमने बताए हैं, 3 जो तीर के निशान बताए हैं वो 3 तीर के निशान ये है। इस दूसरे भाग का नाम क्या था, नवजात विकास की बेले मापियां। इसके अंतर्गत 3 उसकी उपशाखा थी। पहले उपशाखा का नाम था मानसिक मापनी, दूसरे का नाम था गतिक मापनी, तीसरे का नाम था व्यवहार श्रेणीगत मापनी। ये तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा भाग में ये प्रवेश करें। तीसरे भाग का नाम है विभेदक योग्यता मापनिया। इसके अंतर्गत कुछ 3 शाखा आती हैं। तो पहली शाखा का नाम है केंद्रीय उप परीक्षण, दूसरे का नाम है निदानात्मक उप परीक्षण, तीसरे का नाम है उपलब्धि परीक्षण। ये 3 जो तीर के निशान हमें दिखाई दे समझ में आ चुके। इसके 3 क्या है भाग दिए हुए। 3 बातों पर हम समझेंगे। अगला फिर चौथा है, कोई उसका कोई उपशाखा नहीं है। चौथा भाग है, उसका नाम तो कुछ उसका नाम है, चौथे का भाग का नाम है बच्चों के लिए कुफमेन मापन परीक्षण माला। यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ बातें कुफमेन के जो परीक्षण वो दिया है उसको यहाँ पर चित्र में देने का प्रयास यहाँ पर किया है। मानसिक संसाधन यौगिक लिखा है, मानसिक संसाधन यौगिक। इसके 2 भाग पुनः निकले। पहले का नाम है अनुक्रमिक संसाधन मापनी, दूसरे का नाम स्वसामयिक संसाधन मापनी। 2 भाग से किए। और पहले के पुनः 3 भाग, हाथ गतियां, संख्या प्रत्याहन, शब्द क्रम। फिर दूसरे का हमने स्वसामयिक संसाधन मापनी के पुनः भाग करे। जादुई खिड़की, चेहरा पहचान, गेस्टाल्ट समापन, त्रिकोण, मैट्रिक्स सादृश्य, स्थानगत स्मृति, फोटो श्रृंखला।
फिर तीसरा, पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा। उपलब्धि मापनी के अंतर्गत अभिव्यक्ति, शब्द भंडार, चेहरों और स्थानों, गणित, पहेली, पठन, कुठानुवाद, पठन और समझ, ये 2 बात इसकी दी हुई है। इसमें यही बात हमें समझनी है, कोई भाग इसमें दिए हुए नहीं है। अगला भाग आता है 5वां, 2, 2, 4, 5वां भाग है, उसका नाम है वेसलर पूर्व स्कूल और प्राथमिक बुद्धि मापनी। इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 बातें इन्हें ली हैं और उन्हें 1700 बच्चों पर उन्हें क्या करा, प्रयोग करा। तो पहला उनने जो इसका भाग, इसकी जो उपशाखा है उसका नाम है वाचिक बुद्धि लब्धि। जो पहला भाग है उसका नाम वाचिक बुद्धि लब्धि। दूसरे बुद्धि का नाम है निष्पादन बुद्धि लब्धि अर्थात तरल बुद्धि लब्धि इसको हम कह सकते हैं। तीसरे का नाम है गति संसाधन बुद्धि लब्धि, तीसरा। चौथे के नाम है सामान्य भाषा यौगिक और 5वें का नाम है संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि। ये 5वें भाग इसका दिया हुआ है। तो यहीं पर क्या है, पूर्व विद्यालय बुद्धि मापन दूसरा भाग क्या होता है, पूर्ण होता है। ये तीसरे भाग का नाम है बच्चों की बुद्धि मापन। इसका भाग का इसके उसके जो भाग हैं, भाग में पहला भाग का नाम है, जो पहला भाग दिया है इस भाग का नाम है बच्चों के लिए वेसलर बुद्धि मापनी। ये चौथी भाग इन्हें दिया है। इसमें 4th एडिशन, इसका चौथे बार उन्होंने प्रकरण कर रखा है वेलसर बुद्धि मापनी। चौथे वाले बात यहाँ पर जिक्र उन्होंने किया है। इससे पहले पहला दिया, दूसरा, तीसरा दिया होगा, चौथे वाले जिक्र हम कर रहे हैं। चौथी मापनी 4th एडिशन उन्होंने किया है। तो तीसरे भाग में, पहला भाग का नाम मैंने बताया क्या है, बच्चों के लिए वेलसर बुद्धि मापनी हो गया। पहले के आप पुनः 3 भाग है, 1, 2, 3। 3 में पहला भाग आता है संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि। दूसरे का नाम आता है सूचांक प्राप्तांक। ये दूसरा है, दूसरे के पुनः दूसरा जो है सूचकांक जो प्राप्तांक हम कह रहे हैं उसके पुनः क्या होते हैं, पुनः 1, 2, 3, 4 भाग होते हैं। पुनः 4 भाग होते हैं, ये हमें समझना है। पुनः 4 भाग होते हैं, पहला हो गया, फिर दूसरे के क्या होते हैं, पुनः 4 भाग होते हैं, 4 भाग, पुनः 4 भाग होते हैं दूसरे के। पहला था, जो पहला तीर का था, इसका जो पहला था उसका मतलब था संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि हो गया। दूसरा भाग से हो गया सूचकांक प्राप्तांक हो गया। इसके पुनः 4 भाग, पहले भाग को वाचिक बोध सूचकांक कहा, दूसरे को प्रात्यक्षिक तर्क सूचकांक, तीसरे को कार्यकारी समर्थी सूचकांक, चौथे को गतिक संसाधन सूचकांक हमने कहा। उसका आगे हमने जिक्र कर लिया हो, उसमें ज्यादा विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है, आगे हमने बात हमने कर ली है। अब वाचिक बोध सूचकांक जो आगे दिया है इसके अंदर फिर 2-3 बातें आती है, समानताएं, शब्द भंडार, बोध। दूसरा है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लें। वाचिक बोध में सूचकांक समानताएं, शब्द भंडार, बोध। एक संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि दिया है, संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि। इसके बाद सूचकांक प्राप्तांक, उसके बाद 1, 2, 3, 4 के शाखा दी हुई है। पहले को वाचिक बोध, फिर प्रत्यक्षिक, प्रात्यक्षिक, कार्यकारी और गति संसाधन सूचकांक कहा। तो पहले के समानताएं, शब्द भंडार, बोध हो गया। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स तर्क हो गया, चित्र संप्रदाय हो गया, गुट का अभिकल्प हो गया। तीसरे का हो गया सूचकांक, अक्षर संख्या, अनुक्रम, अंक विस्तार। चौथे का हो गया गति संसाधन सूचकांक अंतर्गत कूट संकेतन और संकेत खोज, ये दी है। और तीसरा भाग है सामान्य योग्यता सूचकांक। जो दूसरे का जो पहला और दूसरा भाग है उसका तो निचोड़ क्या है, सामान्य योग्यता सूचकांक कहलाता है। पहले और दूसरे को दोनों को मिलाकर यह बन जाता है सामान्य योग्यता सूचकांक कहलाएगा। तो ये दूसरी बात, ये बात थी। नहीं कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 भाग भी नहीं करें तो भी कोई जरूरत नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। दूसरा आता है, दूसरे हमने जो लिखा दूसरे तीर का निशान ये वाला है, इसका नाम है स्टैनफोर्ड विने। ये पहला दूसरे का भाग है, कोई इसकी शाखा नहीं है। इसकी बात हमें दी है स्टैनफोर्ड, ये बात उसको दी है, यहाँ पर ने लिखा है। यहाँ से भी बात पूरी, यहाँ से बात शुरू करते हैं, ये पूरी इस बारे में हम बताते हैं। ये 1905, 1908, 1911, 1916, 1937, 1960, 1972, 1986, 2003। परीक्षण और रचनाकार जो है, टिप्पणी क्या है, बिनी और साइमन है, स्टेफन बोर्ड, बिनी, टर्मन और मेरियल है।
इस पूरे इनके परीक्षण करने वाले और जो रचनाकार है उनने इसकी बात आई है यहाँ पर टिप्पणी। 1905 में बीने और साइमन ने 30 साधारण एकांशों का परीक्षण उन्होंने किया, इनकी टेस्ट उन्होंने किया परीक्षण। तो ऐसे 1905 से लेकर के 2003 है। 2003 में स्टैनफोर्ड बिने 5 रोयड बुद्ध, इसमें क्या परीक्षण उन्होंने किया, रचनाकार उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने टिप्पणी क्या करी, बुद्धि के आधुनिक 5 कार्यों का उपयोग किया उनने। विचलन बुद्धि लब्धि की गणना उनने, इससे क्या होता है, इससे विचलन बुद्धि लब्धि की गणना की जाती है, ये उनने इसकी टिप्पणी करी, इसका निष्कर्ष निकाला। अगला भाग आता है, तीसरा इसका भाग है, ये वाला भाग उसका नाम है स्टैनफोर्ड बिने 5वां का। ये बात यहाँ पर दी हुई है, इनने यहाँ से बात शुरू करा, यहाँ पर बात पूर्ण हो चुकी है। अगला आता है स्टैनफोर्ड बिने 5 की संरचना, पूरी संरचना यहाँ पर दी हुई है, कारक यहाँ पर दिए हुए हैं, तरल तर्कणा यहाँ पर, अवाचिक और वाचिक। अवाचिक और वाचिक दो बातें यहाँ पर दी हैं। वाचिक मतलब होता है वचन जो बोलो आए, और जो मुंह से जो जिसमें शब्द न हो, जिसमें शब्द हो उसको वाचिक मतलब जिसमें क्या हो, शब्द हो। वाचिक मतलब होता है वाणी, अवाचिक मतलब होता है मौन, ये कह सकते हैं। तो तरल तर्कणा यहाँ भी दिया गया, ज्ञान, कार्यकारी स्मृति, मात्रात्मक तर्कणा, दृष्टि, स्टारिक संसाधन दिए हुए हैं इसमें। तो यहीं पर ये बात क्या, चौथी भाग पूर्ण हो जाता है। चौथा भाग जो भाग दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग पूर्ण हो जाता है। फिर 5वें भाग में, 5वें भाग में इसकी कुछ क्रियाएं होती हैं, कारक और उसके संबंधित कुछ क्रियाएं हैं, उसको 5वें भाग में हमने रखा। 5वें भाग में कुछ क्रियाएं दी हुई है। कारक तरल तर्कणा, इसको FR बोलते हैं, ज्ञान को KR बोलते हैं, मात्रात्मक तर्कणा को QR बोलते हैं, दृष्टि स्थनिक संसाधन को VS बोलते हैं, कार्यकारी स्मृति को WM बोलते हैं। ये वाचिक, अवाचिक, अवाचिक, वाचिक, अवाचिक, वाचिक, अवाचिक, वाचिक, अवाचिक, वाचिक, अवाचिक, वाचिक कहलाएगा। अवाचिक और वाचिक क्रियाएं क्या होती हैं, बता रहे यहाँ पर दी हुई है। इसको हमने क्या रखा, 5वें भाग में रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें भाग में। 6ठे भाग में आई, 6ठे भाग में का नाम है स्टैनफोर्ड बिने 5 की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है, दूसरी विशेषता के अंदर 2 भाग होते हैं। दूसरी जो विशेषता है उसके पुनः 2 भाग होते हैं। जो दूसरी विशेषता है उसके पुनः क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, पहले भाग और दूसरा भाग, तो उसके 2 भाग होते हैं दूसरी विशेषता के, पहला और दूसरा। अब क्या है उसको बाद जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, उसके बाद तीसरा जो है जो कोई तीसरा बता जाए, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये है। तो तीसरी चौथी बात यहाँ पर की है, तो तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, भाग है, पता है। अब क्या इसके अंदर बाद में ज्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकते हैं, समझिए। तो अंत में ये क्या है हमारा, देखा कि तीसरा भाग देखा। चौथा भाग है पूर्ण बुद्धि मापन। चौथे भाग पूर्ण बुद्धि मापन हम कहते हैं। इसके अंदर जो पहला भाग है, इसकी क्या है, पूर्ण के भी 2 भाग हैं, 3 भाग हैं। तो पहले का नाम है जो पहला जो तीर का निशान है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि वेस्लर वयस्क बुद्धि मापन उन्होंने कर रखा है। ये भी उन्हें 4th उनका एडिशन है। वेस्लर वयस्क बुद्धि मापन उन्होंने चौथी वाली मापन, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी के बारे में नहीं, चौथी बार उन्होंने मापन किया है। तो चौथा एडिशन उन्होंने किया है वेस्लर वयस्क बुद्धि मापन। तो पहला भाग, उसकी कुछ उपशाखाएं नहीं है, यहाँ से शुरू होती हैं और यहीं पर क्या जाती है, पूर्ण हो जाती है। वेस्लर वयस्क बुद्धि 4th पूर्ण हो जाती है। उसके बाद दूसरा भाग दिया है, दूसरे के पुनः 1, 2, 3, 4 उपशाखा होती हैं। उसका नाम यहाँ पर, उसका नाम है WAIS 4th 2008, ये दिया हुआ है दूसरा भाग का नाम। इसके 4 भाग में पहले में आता है संपूर्ण मापनी बुद्धि, सूचकांक हो गया, प्राप्तांक हो गया। फिर दूसरे के सूचकांक जो दिए इसके भाग होते हैं 1, 2, 3, 4 होते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। 4 भाग होते हैं। उसके बाद उसके क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं दूसरे के सूचकांक प्राप्तांक के। 4 भाग कौन से पहले आता है, शाब्दिक बोध सूचकांक, दूसरा प्रत्यक्ष तर्कणा सूचकांक, दूसरा, तीसरा कार्यकारी स्मृति, चौथा गति साधन सूचकांक। वही सामान्य जो पहले यहाँ पर दिया था उसको यहाँ पर दर्शाया है चित्र में। जो यहाँ बात आई थी वही यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा भिन्नता इसमें दी हुई है, लेकिन संरचना एक जैसी है, लेकिन थोड़ा भिन्नता है, यह ख्याल में रखना चाहिए। तो ये सूचकांक प्राप्तांक जो हम कह रहे हैं, इसमें क्या है, पुनः 2-3 बातें हमें समझनी होती हैं। संपूर्ण मापनीय बुद्धि लब्धि हो गया, दूसरा सूचकांक प्राप्तांक 2 हो गया। इसके 4 भाग करें हम, 4 भाग होते हैं। तो पहले दूसरे का पुनः 1, 2, 3, 4 इसके भाग होते हैं, पुनः 4 भाग होते हैं। जो कुछ देखने को जितना विस्तार बात करने की जरूरत नहीं है। तो 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला शाब्दिक बोध सूचकांक, दूसरे का, पहले का तो ये आ गया, दूसरे का सूचकांक प्राप्तांक के 4 भाग। शाब्दिक बोध सूचकांक
प्रात्यक्षिक तर्क सूचकांक, तीसरा कार्यकारी स्मृति सूचकांक, चौथा गति साधन सूचकांक। फिर तीसरे का है शाब्दिक बोध सूचकांक और प्रात्यक्षिक तर्कणा सूचकांक, दोनों का योग क्या बनता है, सामान्य योग्यता सूचकांक बनता है। वही जो पहले चित्र दिया है उसके हिसाब से है। फिर अगला चौथा भाग होता है उप निरीक्षण, वो यहाँ वहां पर नहीं दिया था, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भिन्नता ही है। उप परीक्षण कहलाता है। उप परीक्षण के अंदर पहले सादृश्यता, शब्द भंडार, सूचकांक, बोध अर्थात वैकल्पिक। दूसरा है गुट का विकल्प, मैट्रिक तर्कणा, दृष्टिगत पहली, चित्रपूर्ति वैकल्पिक, आकृति भार वैकल्पिक। तीसरा अंक विस्तार, गणितीय, अक्षर संख्या क्रम वैकल्पिक, संकेत खोज, कूट संकेतन, विलोपन वैकल्पिक। विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर, कर भी सकते हैं, चुन भी सकते हैं, नहीं भी और भी चुन सकते हैं। तीसरा भाग, तीसरे भाग का कोई भाग नहीं है, केवल बताया है तीसरे भाग का नाम है वैश्लर वैश्विक बुद्धि मापन की चौथी की संरचना के बारे में बताया है। तीसरे भाग में संरचना के बारे में बताया, संरचना क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर के बारे में। सामान्य योग्यता सूचकांक के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया है कि आईक्यू मतलब क्या होता है, प्राप्त या वास्तविक प्राप्तांक, आईक्यू हम कहते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो हम कहते हैं इसका मतलब होता है, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है प्राप्त या वास्तविक प्राप्तांक बट्टा आयु के लिए प्रत्याशित मध्यमान प्राप्त अंक, जो अंक आते हैं, जो प्राप्त अंक आते हैं उसको प्राप्त अंक कहते हैं। उसके बाद पांचवा भाग आता है, चौथी भाग पूर्ण हो चुकी है, चौथे और पांचवा भाग आता है अन्य बुद्धिमापन परीक्षण आते हैं। दो भाग होते हैं, दूसरे के पुनः तीन भाग होते हैं। दो भाग में यहाँ पर दिए है, पहला भाग ये दिया हुआ, दूसरा भाग ये दिया है। दूसरे के पुनः पहले दूसरे तीन भाग दिए हैं। पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, दूसरे के पुनः तीन भाग में, तीन में दूसरे के जो तीन है, दूसरे का तीसरे का, दूसरे में जो तीन है, दूसरे में पहला दूसरा तीसरा, पहले का नाम दिया हुआ है एस के कुलश्रेष्ठ द्वारा स्टैनफोर्ड, दूसरे का नाम है स्टैनफोर्ड बिने, दूसरा है मनोविज्ञानशाला, तीसरा है प्रभा राम लिंगा स्वामी द्वारा वैश्लर वैश्विक बुद्धि मापनी के बारे में कुछ बात नहीं थी। यहीं पर अंतिम जो उसका प्रकरण आता है, चौथा प्रकरण जो है वो है बुद्धि। पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण में इतनी बातें हमने समझी, तीसरे प्रकरण में 5 बातें समझी, 5 भागों में हमने समझने का प्रयास किया। उसका चौथा प्रकरण आता है बुद्धि प्रकरण का उपयोग। इसमें 1 2 3 4 5 6 बातें होती है। पहली बात जो दी है बुद्धि प्रकरण का उपयोग, पहली बात व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायक। दूसरा है शैक्षणिक उपयोग, तीसरा है व्यवसायिक उपयोग, तीसरा है चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, चौथा चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, पांचवा सेना में उपयोग, छठा अनुसंधान में उपयोग। बुद्धि परीक्षण का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं वो बताएंगे, 6 उसके भाग बताए, 6 जगह हम इसको कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायक होता है, शैक्षणिक उपयोग में कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, व्यवसाय में उपयोग कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं, सेना के क्षेत्र में कर सकते हैं, अनुसंधान के वहां पर क्षेत्र में उसका उपयोग हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सारांश में कुछ बातें हैं, आइए समझें, फिर बात को विराम कर देंगे, फिर पाठशाला भी पूर्ण हो जाएगी। पहली बात, नवजात और पूर्व स्कूल अवधि का विस्तार जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। अधिकांश नवजात परीक्षण जन्म से लेकर के 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष की संवेदी और गति कौशलों से संबंधित होती हैं। पूर्व स्कूल परीक्षण जो है वह 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्षों की आयु का होता है। सार्थक मात्रा में संज्ञानात्मक कौशल का मापन हम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नवजात व्यवहारिक मूल्यांकन मापनी में नवजात शिशु के व्यवहारिक रंगपटल का मापन 28 व्यवहार एकांशों, 18 प्रतिवर्ती क्रियाओं, 7 क्रियाशीलता के गुणों को मापती है। तीसरा तथ्य है, तीसरा शीर्षक बात आज जो आते हैं, निचोड़ जो आता है इकाई का बड़ा निचोड़, तीसरा निचोड़ है, तीसरा बिंदु है मनोवैज्ञानिक विकास की क्रम मापनी पियाजे के बौद्धिक विकास के मापन पर आधारित है। मापनी द्वारा 2 माह से लेकर के 2 वर्षों के बच्चों की वस्तु निष्पादन इच्छित पर्यावरणीय अंत प्राप्त करने के लिए अर्थों, वाचिक और सांकेतिक अनुकरण, संक्रियात्मक दुर्घटनाओं के ज्ञान, स्थान में वस्तु संबंधों, योजनाओं के विकास का मापन होता है। अगला बिंदु है बेकारते मापनी, ये 2.5 से 8.5 वर्ष के बच्चों के लिए करते हैं। अगला बिंदु है, 5वां बिंदु है नवजात विकास की वेले मापनी। फिर अगले में विविध योग्यता मापनी 2 वर्ष से 6 महीने 2 वर्ष 6 महीने की 2.5 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष 11 माह तक बच्चों के लिए होता है। इसमें 17 संज्ञानात्मक परीक्षण और 3 उपलब्धि परीक्षण होते हैं।
अगला आता है 7वां कूफमेन मापन परीक्षणमाला। अगला 8वां है वेसलर पूर्व स्कूल और प्राथमिक बुद्धि मापनी। 9वां है बच्चों के लिए वेसलर बुद्धि मापनी। 10वां है स्टैनफोर्ड विने बुद्धि परीक्षण के 2 वर्षों के बच्चे से लेकर के 85 वर्ष तक प्रौढ़ व्यक्ति तक करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। वाचिक बुद्धि लब्धि, अवाचिक बुद्धि लब्धि, संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि सब आते हैं। 5 कारक प्राप्तांक को तर्कणा, ज्ञान, मात्राता तर्कणा, दृष्टि, स्थानिक संसाधन और कार्यकारी स्मृति गणना। ये 10वीं बात। फिर 11वीं 12वीं, ये 12 बात इसमें दी हुई, 12 बिंदु इसमें दिए गए हैं पूरे पाठ का सारांश में तौर पर। मानसिक मापनी मेंटल स्केल कहते हैं, किसे कहते हैं? इसके द्वारा मापी जाने वाली योग्यताएं हैं सांवेदिक प्रात्यक्षिक दृष्टता, वस्तु स्थिरता का अर्जन, स्मृति, अधिगमन और समस्या समाधान, उच्चारण, वाचिक संप्रेषण, अमूर्त चिंतन का जिसका जो प्रारंभिक प्रमाण है वो आदत, मानसिक मानचित्रण, जटिल भाषा और गणितीय संप्रदाय का निर्माण होता है। 100 मूल्यांकन प्रश्न दिए हुए हैं, संदर्भ सूची दी हुई है, निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और यहीं पर बात पूरी करेंगे। नवजात शिशु के बौद्धिक मापन के प्रमुख उपलक्षणों का वर्णन कीजिए, मेकार्थे मापन पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न। तीसरा है इडियट के विविध योग्यता मापन की विवेचना कीजिए। चौथा है कूफेन परीक्षणमाला से आप क्या समझते हैं। 5वां बच्चों के लिए वेसलर बुद्धि मापन से आप क्या समझते हैं, इसके मापन में जाने वाले तत्वों का वर्णन करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा है स्टैनफोर्ड विने बुद्धि परीक्षण के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करते हैं, इसकी संरचना का विवेचन कीजिए। 7वां है वेसलर वैश्विक बुद्धि मापनी, चौथा सफाई के लिख सकें। 8वां है बुद्धि परीक्षण के उपयोग, विभिन्न उपयोगिता का संक्षिप्त वर्णन करें। यहीं पर क्या जाती इकाई पूर्ण हो जाती है, अंतिम इकाई शेष रह जाती है, वो कल पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद 2 दिन की प्रश्नोत्तर चर्चा होगी। उसके बाद अगले दूसरे विषय में दूसरा जो भाग है मनोविज्ञान का भाग में प्रवेश करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न यहाँ पर दिए थे। 8 प्रश्न ध्यान पर पाठशाला पूर्ण होती है। मानना नहीं, जानना है, आनंद महोत्सव पर जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति सुना, बहुत बहुत अनुग्रही हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है।